हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं 10वीं बोर्ड जो सेकंड एग्ज़ाम है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो बता रहा हूँ। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, यदि आप सभी को टेस्ट पेपर और इसके अलावा आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अगर चाहिए तो आप सभी को ऐप डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ पर आप लोगों को क्लास 10th की जो पेड मेंबरशिप है जो मैंने वार्षिक परीक्षा में दी थी वो उसमें मैंने डिस्काउंट लगा दिया है, तो आप जाकर उसको परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट आपके 10th क्लास के पेड मेंबरशिप में मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वीडियो को। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे आप लोगों को लिख कर याद करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो सभी बच्चों को यदि ये नोट्स चाहिए तो ये वेबसाइट भी मैंने दे रखी है। वेबसाइट के माध्यम से भी आप सभी स्टूडेंट्स जो है अपने जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें कि यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए CaCO3 से बनता है CaO + CO2। यह अभिक्रिया है, यानी कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं। संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या फिर उपचयन अभिक्रिया है। इसमें आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका उदाहरण होगा। कैसे? क्योंकि CaCO3 को गर्म करने पर ये CaO और CO2 में टूट जाता है। ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है। ऐसा आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। दुर्बल अम्ल कौन सा है? आपके ऑप्शन है H2SO4, HNO3, HCl या CH3COOH एसिटिक अम्ल। इनमें से दुर्बल जो अम्ल है वो कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी पर जाना रहेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये दुर्बल अम्ल क्यों होता है। एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि ये जलीय विलयन में पूरी तरह आयनीकृत नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर H2SO4 दे रखा है, HNO3 दे रखा है और HCl दे रखा है। ये क्या है? तो ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल हैं। ये आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पर आपको अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? यानी कि जब जल ठंडा होता है तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रिया करने वाली धातु है तीव्र, उसका नाम आपको इसमें बताना है। ऑप्शन है आयरन, पारा, कॉपर या पोटेशियम। ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमारा उत्तर पोटेशियम होगा। देखिएगा, पोटेशियम। अब इसमें क्यों है ये ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया क्यों करती है, इसका कारण देखिए। पोटेशियम अत्यंत सक्रिय धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्र विस्फोटक अभिक्रिया करती है और KOH वह हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती है इसमें। ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। और ये तीव्र विस्फोटक अभिक्रिया करती है, ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कोहल के IUPAC का जो नाम में अनुलग्न लगाते हैं वो बताइए। ऑल, AL, ON और OIC। तो यहाँ पर ऑल अनुलग्न लगाते हैं। देखिएगा, अल्कोहल श्रेणी में IUPAC नामकरण में अनुलग्न ऑल लगाते हैं, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल। ठीक है, मेथनॉल में ऑल लगा हुआ है, एथेनॉल में भी ऑल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सफिक्स है ऑल ये याद रखना है। सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है, ये हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देंगे। ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये रहा। देखिएगा, किसी भी दूरी पर सीधा व समान आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। यानी कि सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण का नाम आपको बताना है। आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल लेंस।
यानी कि इसमें आपका आंसर आ जाएगा समतल दर्पण। जो प्लेन मिरर है ये किसी भी दूरी पर सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब इसमें क्यों है ये समझ लीजिएगा। समतल दर्पण जो कि प्लेन मिरर होता है सदैव वस्तु के समान आकार का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कितनी भी दूरी पर हो। यानी कि आपको याद रखना है, चाहे वस्तु की दूरी कितनी भी हो, समान आकार का सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वो दर्पण, याद रखिएगा, समतल दर्पण होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, सामान्य व्यक्ति के लिए, यहाँ आप ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन दिया है सामान्य दृष्टि जो है स्पष्ट न्यूनतम, इसमें आपका ऑप्शन है 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर और इसके अलावा 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। इसमें आंसर आपको लिखना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी है वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। ठीक, सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे नियर पॉइंट कहते हैं। आपसे अगर पूछा कि उसको क्या बोला जाता है तो आपको नियर पॉइंट याद रखना है कि उसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, आप सभी अच्छे से इनको याद रखेंगे दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला है CaO+H2O। इससे क्या निर्मित होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। यहाँ पर क्या लिखना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में CaOH2 प्लस उष्मा बटे हीट, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ठीक, इसके बाद में सेकंड देखिएगा, सेकंड में आपको क्या दिया है, यहाँ पर आप लोगों को दिया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, यहाँ पर आपको लिखना है NaHCO3। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कि मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, तो यहाँ पर जो पारा होता है, पारा की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला यहाँ पर धातु होती है, ऐसा आपको याद रखना है। और थर्मामीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यहाँ पर आपको लिखना है परावर्तन, ठीक है, कोण के बराबर होता है। देखिएगा ये यहाँ पर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इस तरीके से आपको लिखना है। एथेनॉल का आणविक सूत्र यहाँ पर आपको आंसर करना है। देखिएगा, एथेनॉल में आपको लिखना है C2H5OH। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आकस्मिक हार्मोन का मुख्य नाम बताइए, तो आकस्मिक जो हार्मोन है उसका मुख्य नाम एड्रिनल आपको बताना है। ये आपातकालीन स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनलिन आप लोग इसमें याद रखेंगे। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ पर बिल्कुल, और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर। एक बात मैं बता देता हूँ, ऐप पर आपको क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को 6 सब्जेक्ट की पेड मेंबरशिप परचेस कर लेनी है। वहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन जो है उस पर आप बाय नाउ करके और पूरे सब्जेक्ट को ओपन करके देख सकते हैं, और उसमें जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी वही कोर्स आपका सेकंड एग्ज़ाम का है, यानी कि आप लोगों को उसमें जितने भी चीज़ें दी गई है वो आपके काम आएगी, और नई चीज़ों को भी मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपकी सही जोड़ी बनाइए वाला आया है, जिसमें कॉलम ए है, फिर कॉलम बी है। ठीक, ये कॉलम ए में श्वसन, परिवहन, एमाइलेज, छुई-मुई, आयोडीन और एब्सिसिक अम्ल दिया है, और कॉलम बी में लार, थायरोक्सिन, वृद्धिरोधक हार्मोन, ऊर्जा उत्पादन और स्पर्शानुवर्तन गति, जल व खनिज वितरण दिया है। यानी कि जो जोड़ी है उसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं और वैसे भी आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर उत्तर आपको दिया है
श्वसन रेस्पिरेशन के आगे आपको ऊर्जा उत्पादन लिखना है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक, याद रखना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। परिवहन यानी कि सर्कुलेशन में आपको जल व खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको याद रखना है। एमाइलेज जो है इसके आगे आपको लार यानी सलाइवा याद रखना है। छुई मुई के आगे आपको याद रखना है टच मी नॉट फ्लैंट, स्पर्शनुवर्तन गति, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन को आपको थायरोक्सिन से मिला देना रहेगा और एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन से आप इसको मिलाएंगे। एब्सिसिक जो एसिड होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, आप इससे मैच कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। अब आप इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे डायरेक्ट आप लिखकर भी याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स लिखिए। सत्य असत्य का पहला देखिएगा यहाँ पर, यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए मैंने बताए हैं, ये भी आप सभी बच्चे याद रखिएगा। देखिएगा, द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है, ये सत्य है, यानी कि आपको इसमें ट्रू लिखना है, सही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती है, तो ये भी आपको सत्य के रूप में आंसर बताना है, ठीक। अगला देखिएगा, मीथेन, एथेन, एथाइन सभी हाइड्रोकार्बन हैं, ये भी आपको सही बताना है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन की इकाई है, ये भी ट्रू है, ये भी सही है। नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ एक्सर्शन, दिस इज़ करेक्ट। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों से नियंत्रित होती है, ये असत्य है, फॉल्स, ठीक है। इसमें केवल मेरुरज्जु जो है उसके द्वारा ही नियंत्रित होती है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, धातु पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपको रस्टिंग याद रखना है, यानी जंग लगना, ठीक। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको साबुनीकरण कहा जाता है, यहाँ आपको याद रखना है सैबुनिफिकेशन। इसके बाद दो एकलिंगी पुष्पों के नाम लिखिए, तो एक तो ककड़ी लिख देंगे और एक मक्का लिख देंगे, ठीक है। ये दो एकलिंगी पुष्प है, तो आप सभी को एक तो लिख देना है ककड़ी और एक आपको लिख देना है मक्का, ठीक है। अगला देखिएगा, वर्णक्रम की परिभाषा लिखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसमें लिखना है जब श्वेत, श्वेत का मतलब होता है दोस्तों सफ़ेद, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इस रंग पट्टी को वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको वर्णक्रम की परिभाषा पूछी थी, जो कि आप लोगों को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जब श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इस रंग पट्टी को वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारितंत्र के 2 घटक का नाम बताइए, तो एक तो जैविक लिखेंगे बायोटिक और एक अजैविक अबायोटिक लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNEP का पूरा नाम लिखिए, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपको लिखना रहेगा, जो कि UNEP है, ठीक है। और अगर इसकी जगह UNDP आ जाता है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको इसमें लिख देना रहता है। अब इसके बाद में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए। अति लघु उत्तरीय के जो क्वेश्चन है 2-2 अंक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 17 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको मैं बताऊंगा, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण जो है समझिएगा, राइट। देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, जब 2 घुलनशील लवणों के विलयन को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है, तो उस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखिएगा, Na2SO4 AQ प्लस BaCl2AQ से क्या बन रहा है, BaSO4, सफ़ेद अवक्षेप प्लस 2NaCaAQ, ये आपको एग्जाम्पल में लिख देना रहेगा, ठीक है। यहाँ परिभाषा पूछते हैं और एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद रखना है, दोनों चीज़ें। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप इसको कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो आप समझिएगा,
यहाँ पर आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। विकृत गंधिता को उदाहरण के माध्यम से बताइए। तो विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी, जब वसायुक्त या तेली खाद्य पदार्थ, ठीक है, वसायुक्त, जैसे वसायुक्त, वसा किस में होता है, घी में भी होता है वसा, ठीक है, तेल में भी होता है, इसके अलावा और किस में पाया जाता है, मूंगफली वगैरह में, ऐसी चीज़ों में वसा पाया जाता है। तो विकृत गंधिता जब वसायुक्त या तेली खाद्य पदार्थ वायु, नमी और सूक्ष्म जीवों के संपर्क से ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध युक्त हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी वसी जो पदार्थ है, याद रखना, जिसमें कि वसा पाया जाता है ना, वो जो भी वसी पदार्थ है, अगर वो हवा की वजह से, नमी की वजह से, सूक्ष्म जीव के संपर्क से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण, मक्खन को खुला रखने पर उसका स्वाद व गंध बदल जाती है, इसे रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्रोदी बर्तन में क्यों रखते हैं? वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी कीप्ड इन एयर टाइट कंटेनर? जो एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो CaSO4 1/2 H2O होता है, वायु में मौजूद नमी को अवशोषित करके कठोर जिप्सम, जो कठोर जिप्सम है CaSO4 2H2O में बदल जाता है। इससे इसके उपयोगी जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे आद्रोधी यानी एयर टाइट बर्तन में रखा जाता है, ऐसा आप याद रखना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसका सूत्र ये यहाँ पर आप लोगों को दिया है, सूत्र भी आप याद रखेंगे, ठीक। ये वायु में नमी को अवशोषित करके कठोर जिप्सम जो है उसमें बदल जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर वो कठोर जिप्सम में बदलता है तब क्या होता है, उसके उपयोगी जो गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको एयर टाइट करके रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताज़े दूध का pH मान 6 है, दही बनने पर pH में क्या परिवर्तन होगा? देखो, ताज़े दूध का pH मान अगर आपसे पूछते हैं, यहाँ पर कितना दिया है, 6 दिया है। अब इसमें दही पर बनने में pH मान में क्या परिवर्तन हो रहा है देखिएगा। फ्रेश मिल्क हैज़ pH वैल्यू 6, हाउ विल pH चेंज व्हेन इट टर्न्स इनटू कर्ड? देखिएगा, जब दूध से दही बनता है तो बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? सबसे पहले तो आप एक बात यहाँ ये ध्यान रखना कि जब दूध से दही बनता है तो बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इस अम्ल के कारण दूध का pH मान 6 से घटकर और कम हो जाता है, लगभग 4 से 5, अर्थात दही अधिक अम्लीय होती है। इसी कारण जो दही है वो क्या हो जाती है, अधिक अम्लीय बन जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद करेंगे। ये जो नोट्स जो है, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों को सभी को प्रोवाइड मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके PDF बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वर्ड फॉर्मेट में मैंने उपलब्ध आपको करवा दिया है सभी बच्चों को, और ऐप पर मिल जाएंगे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के, आपके 6 सब्जेक्ट के। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और अधातु में 2 रासायनिक अंतर लिखिएगा। धातु और अधातु में अंतर इस प्रकार है, ठीक, याद रखें। धातुएं ऑक्साइड बनाती है जो क्षारीय होते हैं, जैसे MgO, जबकि अधातु अम्लीय होती है, ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO4। धातुएं तनु अम्ल से H2 गैस मुक्त करती है, ये यहाँ पर तनु अम्ल से H2 गैस उत्पन्न कर दी, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं करती है। ये 2 अंतर पूछे थे, 2 अंतर हमने उसमें बता दिए। 2 अंक के लिए इतना ही लिखना रहता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, वो बच्चे भी अच्छे से याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भर्जन निस्तापन में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। यहाँ पर आंसर है आपका, भर्जन सल्फाइड अयस्कों को वायु में गर्म करते हैं, जैसे JNS से JNO। निस्तापन, ठीक, निस्तापन जो है इसमें क्या होता है, तो निस्तापन दोस्तों, निस्तापन कार्बोनेट जो अयस्कों को वायु में की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं, जैसे CaCO3 से CaO+CO2 बनता है,
ठीक। भर्जन में SO2 गैस निकलती है और निस्तापन में CO2 गैस निकलती है। जो भर्जन होता है इसमें क्या निकलता है, तो आपको याद रखना SO2 निकलता है और निस्तापन में CO2 निकलता है। ठीक, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, जो रोस्टिंग है प्रोड्यूस SO2 गैस और कैल्सिनेशन प्रोड्यूस CO2 गैस। दिस इज़ वेरी करेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सहसंयोजी यौगिकों के 2 भौतिक गुण लिखिए। राइट 2 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखिएगा पहला आंसर इसमें यहाँ पर क्या पूछा है, सहसंयोजी यौगिक के 2 भौतिक गुण पूछा है। तो भौतिक गुण इस प्रकार हैं, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। क्या क्या कम होते हैं, गलनांक भी कम है, क्वथनांक भी कम है। किसका कम है, तो सहसंयोजी यौगिकों का, क्योंकि इनके बीच दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है। ठीक, और इसके बाद में ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आवेशित आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये सहसंयोजी यौगिकों के 2 भौतिक गुण हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर समजातीय श्रेणी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो समजातीय जो श्रेणी है उसकी 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक तो पहली जो विशेषता है, समजातीय श्रेणी के क्रमिक सदस्यों में CH2 का अंतर होता है और आणविक द्रव्यमान में 14U का अंतर होता है। नेक्स्ट है, इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही क्रियात्मक समूह होता है। ये आप इसमें याद रखेंगे। ये समजातीय श्रेणी की 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, दोनों विशेषताएं अच्छे से याद रख के जाना। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, और सभी को अगर ये नोट्स चाहिए जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। और वैसे जो भी ऐप पर जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए तो हमने बहुत ही फ़ायदे की चीज़ें अपलोड कर रखी है। आपको ऐप डाउनलोड करके क्या करना है, क्लास 10th की पेड मेंबरशिप परचेस कर लेना है। सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे जो कि वार्षिक परीक्षा में मैंने आप लोगों की तैयारी के लिए बनाए थे। अब सेकंड एग्ज़ाम का भी वही सिलेबस है, तो सेकंड एग्ज़ाम की नई नई चीज़ें भी उसमें हम ऐड कर रहे हैं। कोर्स वही है, आपका सिलेबस वही है, बदला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। कार्बन के 2 गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, लिखिए। तो कार्बन के जो 2 गुण हैं वो लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो है श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता। ये 2 गुण हैं। अब इनका मतलब समझिएगा। जो श्रृंखलन है, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं व वलय बना सकते हैं। ये तो श्रृंखलन है। ठीक है, और इसके अलावा चतु जो संयोजकता है, ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है। याद रखना, अगर आपसे पूछा ना क्वेश्चन कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो आप बताएंगे 4 है। ठीक है, चतु संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिससे ये 4 अन्य परमाणुओं से बंध बना सकता है। एकल, द्विगुण, त्रिगुण बंध 3 प्रकार का बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो सेकंड एग्ज़ाम है इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।